पीडीएफ ओपन करना बेटा। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। बंद कर दो बेटा। बहुत बढ़िया। बेटा रस्ते में मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मेरा माइक आ रहा है 2 दिन में। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए आपको दिए थे, दोनों क्वेश्चन हो गए आपसे, तो इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए बच्चों सेक्शन 43A पर। सेक्शन 35AD हमने कंप्लीट कर लिया और 35AD के 2 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 43A। कोई काम का सेक्शन नहीं है, वैसे ही छोटा सा सेक्शन है, तीसरा ही पार्ट। जी नहीं है क्या आपने? 11 के नाम से है, बचा हुआ है कुछ? हाँ डी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है भाई, ठीक है ठीक है। हाँ डी निकालिए बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है भाई सेक्शन, ये रहा 35D निकालिए। 35AD का भी नोट बचा हुआ है। ये वाला नोट रह गया था क्या ये? नोट 4 देखिए बेटा क्या है 35 का, वैसे ही नॉर्मल सी बात है। हमने सेक्शन 35 पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कि अगर आपने डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको क्या मिलेगा, वो डोनेशन अलाउ होगा, पिनल अकाउंट में आप इसे डेबिट कर सकते हैं। सिर्फ एक यही डोनेशन है जो आपको पिनल अकाउंट में डेबिट करने को मिलता है, इसके अलावा कोई डोनेशन आप पिनल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सोचिए एक मिस्टर एक्स है बच्चों, जिन्होंने एक कंपनी है जो इंगेज है किसके अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, और ये रिसर्च क्या है, उसकी अप्रूव्ड रिसर्च है। इसको डोनेशन दिया, कितना डोनेशन दिया है सर? 1 करोड़ का डोनेशन दे दिया। तो मिस्टर एक्स को क्या होगा, पेरेंटल अकाउंट के अंदर डोनेशन अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लो ये मिस्टर एक्स मैं हूं और ये कंपनी है एमसीसी रिसर्च में लगी हुई है, और मैंने क्या कर दिया, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको डोनेशन दे दिया, और मुझे क्या मिल गया, इसका खर्चा मिल गया। पर ये जो कंपनी है ना, इन्होंने क्या कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ दिया। जैसा अप्रूव रिसर्च में बताया गया था कि आपको ये करना ये नहीं करना, इसने ऐसा नहीं किया, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ दिया। मुझे बताओ बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ेंगे तो कंपनी किसको पेनलाइज करेगी, सॉरी गवर्नमेंट इसको पेनलाइज करेगी, क्यों नहीं करेगी? हाँ करेगी बोल रहे हो ना, मुझे नो सर, इसको पेनलाइज किया जाएगा, इसके ऊपर अलग से एक्शन लिए जाएंगे। पर मुझे बताइए बेटा, मिस्टर एक्स की क्या गलती है इसके अंदर? कोई गलती नहीं है ना। तो अब सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है कि अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है और उस कंपनी की अप्रूवल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो आपकी एग्जम्पशन मतलब आपका जो खर्चा है उसे डिनाई नहीं किया जाएगा, आपको खर्चा मिलता रहेगा। पढ़िए, तो डिडक्शन 35, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 shall not be denied if approval of such institution has been withdrawn after the payment of SSC। आई क्या बात समझ में कि सर 35 की डिडक्शन आपको मिलती रहेगी अगर अप्रूवल किसका कैंसिल हो गया है, इस कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का कैंसिल हो गया है। इस एग्जांपल को नीचे मैंने समझा भी रखा है, देखो जैसे मिस्टर पी है, इन्होंने क्या किया, एक पी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
जो इंगेज्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, 1 जनवरी 2022 को पी ने क्या कर दिया, अप्रूवल कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। तो पी का जो डोनेशन है बच्चों, ये एक्सपेंस इसको अलाउ रहेगा, इसके एक्सपेंस को डिनाई नहीं किया जाएगा। पी लिमिटेड के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक सेक्शन आप आगे जाके फाइनल में पढ़ोगे, ट्रस्ट का सेक्शन वो लग जाएगा, एग्जिट ट्रस्ट के नाम से सेक्शन लग जाएंगे। और हाँ होता है, ऐसे ही होता है, करते हैं लोग। इसका हमें क्या मतलब है, हाँ, अगर ये पकड़ा जाएगा तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाएगी, कौन कौन से सेक्शन में पेनल्टी लगेगी, वो इस पे फाइनल में देखोगे आप। यहाँ पर हम इसकी बात करें कि इसका खर्चा आपको अलाउ होगा ही होगा। ABB आपको हटा देना है बच्चों, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का पॉइंट अब आपकी बुक से हटा दिया गया है। सेक्शन 35CC और CCD ये भी हटा ही दीजिए, कोई काम का नहीं है वैसे। अब सेक्शन 35D की बात कर रहे हैं अपन। सेक्शन 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बताओ बच्चों क्या होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी के स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे हैं, या कंपनी जब अपने आप को एक्सटेंशन में लेके आती है, तो एक्सटेंशन के जो खर्चे होते हैं बेटा वो किस में आते हैं, वो प्रीमियम एक्सपेंसेस माने जाते हैं। बताओ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट है इसका? सर ये पहले एसेट बन जाएगा, बाद में पिंडल अकाउंट में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो, ये है ना। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर भी है। गवर्नमेंट कहते हैं अगर आपकी बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस स्टार्ट के पहले के जो खर्चे होंगे उससे हम प्रीमियम एक्सपेंसेस बांध देंगे, और ये आपको अलाउ कर दिए जाएंगे जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये अलाउ एक साथ नहीं करेंगे हम, 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करेंगे हम आपको, ठीक है ना। देखो आप एक बात समझते हैं थोड़ी सी, वैसे अपन नॉर्मली कि एक कंपनी है बच्चों जिसको अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है कितने का, 10 करोड़ का, ठीक है। तो अभी वो स्टार्ट करने वाले, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले रिसर्च भी करते हैं, मार्केट सर्वे भी करवाते हैं, कंपनी भी क्रिएट करते हैं, लीगल फीस वगैरह भी पे करते हैं, तो बहुत सारा खर्चा होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का। तो मान लो वो खर्चा कितना हो गया आपका, सर वो खर्चा हो गया आपका 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का खर्चा आपने कर दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रीमियम एक्सपेंस कह देंगे। अब ये एक्सपेंडिचर आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर दिए जाएंगे, अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये 5 सालों तक आपको क्या होगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब क्या होगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर आप डेबिट कर सकते हो इसको 5 सालों तक, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखिए सबसे पहली बात, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते कौन कौन से हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के सारे खर्चे अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से खर्चे हैं, पहले तो उनके नाम पढ़ते हैं, निकालो। Reduction allowed resident SSC only for the incur the preliminary expenses before commencement of and extension of setup of new unit। या तो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या नया एक्सटेंशन किया है, या फिर नया सेटअप किया आपने यूनिट को, तो उस केस में आपके जो भी खर्चे हुए हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस है, उसे हम क्या कह देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कह देंगे। नेचर ऑफ एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग ऑफ MOA AOA क्या होते हैं ये, और आर्टिकल ऑफ लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड टू द पब्लिक इशू, इशू ऑफ डिवेंचर, या कोई अदर एक्सपेंडिचर जो नोटिफाइड है किसके थ्रू, CBDT के थ्रू। ये सारे खर्चे क्या हैं बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ये कोई भी आपने, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ये कितना फिजिबल है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। कहाँ जाऊँ मैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, कि कंपनी ये वाला काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हम कितने फिजिबल हैं इस काम को करने के लिए। तो उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी होती है, और फिजिबिलिटी स्टडी अलग अलग होती है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, अलग अलग होती है। प्रोडक्ट चल पाएगा नहीं चल पाएगा मार्केट के अंदर, कितना इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की।
और जो फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस वाली फिजिबिलिटी स्टडी कौन करेगा, सीए करके बताएगा कि साहब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना होना चाहिए आपके पास वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है तभी जाके प्रोडक्ट लॉन्च होता है। आप क्या सोचते हो ऐसे सपना आता है और लॉन्च कर दो, ऐसे नहीं होता भाई, पहले पूरा स्टडी होता है। जब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट लूँगा आपके, मैं एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ आपको मैं। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बेटा बहुत भयंकर लॉस चल रहा है। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत नीचे आ चुकी है और ये आज नहीं आई है, ये 2012 से ही नीचे चली जा रही है। ये पीक पर चल रहे थे 2012 पे। जब आप अपना एसएम पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया होगा। पहला होता है कौन सा आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर क्या होगा आपका ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फिर होगा डिक्लाइन। तो बच्चों ये किस स्टेज पे जा चुका है बच्चों, बिल्कुल मैच्योरिटी पे चल रहा है आपका। उस समय 2012 में चल रहा था मैच्योरिटी के ऊपर क्या आपका टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। अब सोचिए जितनी भी इंडस्ट्रीज पहले से वहाँ फंसी हुई है वो प्रॉफिट इतना नहीं कमा रही थी, और फिर कौन लॉन्च हुआ, जियो लॉन्च हुआ। अब मुझे बताओ जियो ने कुछ तो स्टडी किया होगा कि सब पहले से उस सेक्टर के अंदर प्रॉफिट कम है फिर भी जियो उसके अंदर एंटर कर रहा है। तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं बेटा उसे बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अपनी प्लानिंग बनाई किस तरह से है। देखिए जियो आने से पहले, शायद आप थोड़े छोटे थे उम्र के अंदर तो आपको इतना पता नहीं होगा, बता दूं आपको मैं, शायद आपको याद आ जाए पुरानी बातें। जियो आने से पहले जो कंपनियों का आपस में जो वॉर हुआ करता था वो क्या वॉर था, प्राइस रेट का वॉर था। कि मेरा जो कॉल रेट होगा वो 30 पैसा पर मिनट होगा, वो कहता मेरा कॉल रेट करोगे तो 25 पैसा पर मिनट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सर मेरा वाला कॉल रेट को आप करोगे, अगर वोडाफोन टू वोडाफोन करोगे तो इसमें 10 पैसा ही लगेगा, वोडाफोन टू अदर करोगे तो इसमें 20 पैसा लगेगा। इस तरह से वॉर चलती थी बच्चों, प्राइस कट चलते थे। फिर जियो मार्केट में आया, उसने कहा कि मेरा ग्राउंड ही अलग है, हम इसमें खेलेंगे नहीं, हम तो अलग ग्राउंड बनाएंगे, डेटा डेटा खेलेंगे। मतलब आज के टाइम पर कोई भी कॉल रेट तो देखता ही नहीं है। कॉल तो पुराने जमाने के भाई, कूपन वाले जमाने का है, सिक्के से करते थे। कई बार क्या वो जोश जोश में नंबर मिट जाता था। एक वो जमाना भी था बच्चों जब 1 GB नेट मिलता था 300 रुपये में, सिर्फ 1 GB पूरे महीने के लिए 300 में मिलता था। वो हमारा जमाना था। उसमें क्या करते थे हम लोग कि सर जैसे ही नेट ऑन किया तो कुछ थोड़ा बहुत देखा और वापस बंद करके बैठ गए। यूट्यूब यार बहुत दूर की बात है। और कभी कभी रात को उठ के चेक करते नेट ऑन तो नहीं रह गया, उड़ जाएगा भाई सारा सारा। और सोचिए आपके 29 डेज पूरे हो चुके हैं, आज लास्ट डे, और अभी आपने मान लो 3 GB वाला रिचार्ज करवा रखा था और अभी आपके पास 2.5 GB बचा हुआ है। बेटा वो 2.5 GB खत्म करना पड़ता था, अरे सर रात बैठ के खत्म करो। आजकल ऐसा है क्या, 3 GB 4 GB 5 GB मिलते हैं डेली। डेटा की तो वो औकात ही नहीं बची, ये जियो की वजह से है। तो ये जब जियो मार्केट में आया बच्चों, तो जियो ने कुछ तो फिजिबिलिटी स्टडी की होगी कि हम इस मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे, और कमा रहा है क्या जियो, बिल्कुल शानदार प्रॉफिट कमा रहा है। क्वेश्चन उठता है कि क्यों सर। एयरटेल की बात करें हम, वोडाफोन की बात करें हम, अगर हम आइडिया की बात करें, ये 3 बड़े प्लेयर हैं, इनके मुकाबले जियो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं रुको मैं बताता हूँ क्या रीजन है। आप ऐसा में पूछा करो मैडम से सब बातें। ये क्यों कमा रहा है इतना प्रॉफिट, क्योंकि साहब ये जो भी है बीएसएनएल तो सब बंद होने के कगार पे आ चुका है। बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब क्या है बच्चों, इनका सबसे पहले लीज लाइन भी है इनकी, फिर 2G भी है, 3G भी है, 4G भी है, इन सब नेटवर्क को मेंटेन करना पड़ता है इसे। और जब जियो मार्केट में सिर्फ क्या लेके आया था, उसे सिर्फ एक नेटवर्क मेंटेन कर रहा है। मुझे बताओ बेटा खर्चा किसका कम होगा। और दूसरी बात, मार्केट में नई चीज टेक्नोलॉजी आएगी तो लोग किस पे शिफ्ट होंगे, नई पर पुराने में भी तो लोग बैठे हैं ना, तो पुराना थोड़ी बंद कर देंगे ये लोग, वो तो चलाना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशन है भाई। अगर आपने कस्टमर को सिम दिया है, बोला है कि हम दोगे 2G, तो 2G देना पड़ेगा इनको। आज भी अगर आपके फ़ोन है बच्चों, छोटा फ़ोन आपके पास, उसमें जियो का सिम नहीं डलेगा, पर एयरटेल का आज भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उनके नेटवर्क सारे चल रहे हैं अभी। ये तो खर्चा है उनका भाई, उनका खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। पर जियो के मुकाबले में क्या बच्चों, उसकी आमदनी ज़्यादा है और खर्चा कम है, क्योंकि उसे सिर्फ एक नेटवर्क मेंटेन करना है। कौन सा, कहाँ आ गया मैं सब में, वापस आओ टेक्स्ट के अंदर। फिजिबिलिटी स्टडी आपने किया और पता चला, और आपका, सुनिए मेरे बात, अब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं,
उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है बेटा? 10 करोड़ की है। तो आपने जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं बच्चों, मान लो कितने किया आपने? 20 लाख का किया, तो क्या कर दिया जाएगा? इसको 5 किस्तों में अलाउ कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट कह रही देख भाई, ये जो खर्चा है ना ये सीमित ही करना। कहीं तू बोले कि सर मेरा कॉस्ट कितना है 10 करोड़ का और मैंने प्रीमियम कितने कर दिए 5 करोड़ के, जांच पड़ताल में 5 करोड़ लगा दिया, कॉस्ट कितना है मेरा 10 करोड़ का, ऐसा नहीं चलेगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को इस पे एक लिमिट लगाई और कहा कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसके 5% से ज्यादा क्या नहीं कर सकते आप? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। अभी इसने कितना किया है और इसका 5% कितना हो गया? मुझे बताओ दोनों में लोअर कौन सा है? तो ये अलाउ कर दिया जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा 5 किस्तों में। अगर मान लो इसने 1 करोड़ रुपए खर्च किया होता तो 50 लाख की क्या होता? अलाउ होगा। आई बात समझ में? तो बताओ फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% और एक्चुअल विच एवरेज लोअर जो होगा, जो लोअर होगा उसको क्या करोगे आप? 5 इंस्टॉलमेंट में डाल दोगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बेनिफिट दिया किसको? इंडियन कंपनीज को। सबके लिए क्या बोला गया भाई? 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते आप। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए जो इंडियन कंपनीज होती हैं उनको हम एक थोड़ा सा बेनिफिट दे रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या दिया गया कि अगर आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह, देखो है ना, है भी 5% ही, आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो। पढ़ा आपने कैपिटल एम्प्लॉयड? क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? जितना पैसा हमने व्यापार में इन्वेस्ट कर रखा है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या इन दोनों में से किसी का भी 5% ले लेना? अब मुझे बताओ बच्चों, किसका 5% लूंगा? कम का या ज्यादा का? ज्यादा का, क्योंकि ज्यादा लिमिट मिलेगी मुझे। तो अगर आप कंपनी है तो आपके पास ऑप्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इन दोनों का हायर का 5% और एक्चुअल विच एवर इज लोअर देखना है। अगर आप कंपनी नहीं है तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% और एक्चुअल विच एवर इज लोअर देखना है और इनको 5 किस्तों में क्या कर देना है? अलाउ कर दिया जाएगा। रिडक्शन जो आपकी होगी वो अलाउ होगी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। और पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा? अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना मिलेगा? अगर आप इंडियन कंपनी और अदर है तो क्या होगा? पढ़िए अपने आप, अब मैंने पढ़ा दिया है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल इसका 5% लिखो भाई, मिस प्रिंटिंग है ये, मल्टीप्लाई 5% करो। इन दोनों में जो लोअर होगा उसको अलाउ करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में। और यदि आप एक इंडियन कंपनी है तो उस केस में क्या होगा बताइए? एक्चुअल एक्सपेंस 5% किसका देखना है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर हायर का 5%, और ये दोनों में से जो लोअर होगा उसको अलाउ करेंगे आप कैसे? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है बता रखा है मैंने, जितना आपने इन्वेस्ट किया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो आपने एफएम में खूब पढ़े हैं भाई। कॉस्ट ऑफ रेशो चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ो। क्या काम आता है वैसे रेशो? रिलेशन बताता है रेशो, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। देखो आंसर इस बार गलती रहेगी, आंसर आपको 7 प्रिंट दे दिया मैंने, बड़ी बड़ी गलती करी है मैंने ये। अगले किसी भी जो नोट्स मिलेगा उसमें किसी में आंसर नहीं होगा गलती, क्योंकि क्या आपको मैंने सैलरी में तो आंसर नहीं देना साथ में, गलती रहेगी भाई। क्योंकि वो क्या अचानक सर ने बोला ठीक है ओके ओके, तो मैंने कहा डालो इसको, और डालते वो ओरिजिनल बार चला गया। हाँ भाई, क्या होगा? 4,50,000 का 5 इंस्टॉलमेंट करोगे? मुझे बताइए बच्चों, अगर यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की जगह होता मिस्टर ए, अब बताओ क्या फर्क पड़ता? आंसर बताओ। तो आप क्या नहीं करते बच्चों, आप इसको देखते ही नहीं। इसका 5% कितना हो गया और आपने कितना खर्च किया? दोनों में लोअर कौन सा है? तो 4,50 ये हो जाता, फर्क नहीं पड़ता वैसे। इफ
There is amalgamation demerger, then remaining deduction shall be allowed to amalgamated resulting company. देखिए, जैसे मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इनको 5 लाख रुपए का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ किया गया था, तो इसने 1 साल 2 साल 1-1 लाख क्या कर दिया अपने पिन अकाउंट में डेबिट कर लिया। अभी इसके पास बैलेंस 3 साल का और पड़ा था, पर बीच में क्या हो बेटा, ये कंपनी बी लिमिटेड में अमेलगामेट हो गई, तो गवर्नमेंट क्या बोले, बचा हुआ 3 किसको मिल जाएगा। यह है पहला नोट। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है टुकड़े कर देना। हटा दूं, मैं पूछूं आपसे, रिजल्टिंग कंपनी कौन होती है। देखिए, अमेलगामेशन के केस में आता है अमेलगामेटेड कंपनी, डीमर्जर में आता है क्या, रिजल्टिंग कंपनी। जैसे एक कंपनी है बच्चों, ठीक है, इस कंपनी के 2 टुकड़े हो गए, तो ये क्या डीमर्जर है क्या, नहीं, 2 टुकड़े में डीमर्जर नहीं होता। इस कंपनी में से एक कंपनी बाहर निकल गई, लो भाई एक छोटी कंपनी क्या कर दिया आपने, बाहर निकाल दी। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और ये जियो है बच्चों, जियो बाहर आ गई, रिलायंस से निकल कर जियो बाहर हो गई है, तो जो जियो है बच्चों रिजल्टिंग कंपनी है, और ये क्या है बेटा, ये क्या मानी जाएगी, डीमर्ज्ड कंपनी। रिलायंस क्या बनेगी, डीमर्ज कंपनी, क्या बनेगी आपकी रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। तो अगर रिजल्टिंग कंपनी में चला गया खर्चा, तो भी क्या कर दिया जाएगा आपको, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट उसी को मिल जाएगा। इसके बाद में बच्चों वीआरएस का खर्चा है। वीआरएस याद है क्या आपको, जब एक एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है, तो एम्प्लॉयर उसको एक लमसम अमाउंट पे करेगा, उस लमसम में से कितना एग्जम्पशन मिलेगा आपको, वो हमने पढ़ा था किसके अंदर, सैलरी हेड के अंदर। और मुझे बताओ, एम्प्लॉयर ने तो जेब से पे किया है ना, जैसे आप वीआरएस ले रहे हो तो मैंने आपको क्या दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिए। अब इसमें से कितना टैक्सेबल और कितना एग्जाम्प्ट है वो तो आपने चेक कर लिया। बताओ बेटा किस किस में था, पहला क्या था उसमें, एक्चुअल अमाउंट, दूसरा एडोक लिमिट कितना था, 5 लाख, तीसरा क्या था, 15/26, 30 था, ये था ही नहीं। ऑनलाइन वालों अगर आपको शर्म आ रही है तो आप बता दो, ये तो बेशरम होके बैठे हैं क्लास के अंदर। वीआरएस में 3 में से 4 में सबसे कम होता था बेटा। पहला क्या था, एक्चुअल अमाउंट, दूसरा एडोक लिमिट था कितना है, कितना 5 लाख रुपीज, और तीसरा क्या है 3 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर, और फोर्थ में क्या आएगा, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बैलेंस नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग इन रिटायरमेंट। तो क्या हो गया, सही तो बोल रहे हो, याद आया आपको, इनमें सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब सुनिए, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उन्होंने क्या किया है बच्चों, अपने एक एम्प्लॉय है मिस्टर आर, उसको वीआरएस का अमाउंट दिया है, वीआरएस का अमाउंट दिया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड का तो एक्सपेंस है ना ये 10 लाख रुपया, तो इनको ये अलाउ कर दिया जाएगा एक्सपेंस, और कैसे अलाउ किया जाएगा, पढ़िए अब। एक्सपेंस अलाउड टू ऑल एसएससी, रिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एक्सपेंस अलाउड टू ऑल एसएससी, रिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 2 बार लिख दिया, नोट पढ़िए, नोट समझ में नहीं आ रहा मुझे तो क्या लिख दिया मैंने। सर्टिफाइड एडी पूरा हो गया था हमारा, या कुछ रह गया था इसमें भी, कंप्लीट हो गया। ये फाइल उसमें पड़ी है यार, ये आपको 11 नाम से मिलेगा। मैं देख लेता हूँ ये,
कर लेना यार, अब तो ये वहाँ डाल ही दी मैंने इसको। 2-3 क्वेश्चन है वो, उसको उसके लिए क्या अलग से बनाए, अब ले लेना इसी को। एक बड़ी फाइल मिलेगी आपको, बड़ी एमबी की, मतलब ये पता नहीं कैसे हुई थी। मिल गई ना? आप लोग पिंग कर सकते हो उसको? क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? जिसका चैनल वही करता है क्या? कर दिया, देख लेना। अरे कुछ भी नहीं, अब देखो 2-2 मिनट लगेगी, अब सेक्शन छोटे छोटे हैं। सेक्शन 43A क्या बोलता है? अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई लोन वगैरह लिया है, या कोई पैसा, या फिर कोई एसेट्स, या फिर कोई एक्सपेंडिचर किया है, तो उसमें क्या होता है बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, तभी ये थोड़ा समझ में आएगा, वैसे आसान सा ही है। देखिए, जैसे मान लो यूएस से मुझे, मतलब इंडिया में मुझे एक मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है? तो मशीनरी यूएस से इंडिया में आएगी। मैंने ऑर्डर दिया इनको बच्चों 1/8/2022 को, ठीक है? जिस दिन ऑर्डर दिया, पूछा भाई कितने की मशीनरी, उसने कहा $1,00,000 की मशीनरी है। जो वाला डॉलर ही बोलेगा ना। और उस समय डॉलर का जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 75 रुपीज पर डॉलर, ठीक है? फिर ये मशीनरी आपकी क्या हुई, यहाँ से डिस्पैच हुई और यहाँ पहुँचने में इनको लग गया बेटा बहुत सारा समय, और ये 31 मार्च 2023 को इंडिया में पहुँची। और उस समय डॉलर का भाव बढ़कर कितना हो गया था? 82 रुपीज हो गया था। ऐसे बोल रहे हैं अपन, है ना? अब इस पर सीरियस मत हो जाना, ठीक है? $1 इक्वल टू क्या हो गया? अब मुझे आपसे पूछता हूँ, बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना माना जाएगा? सुनिए सर, ये $1,00,000 की मशीनरी थी, यूएस वाले को तो $1,00,000 चाहिए, पर जब आपने ऑर्डर किया था उस समय प्राइस कितना चल रहा था? 75। तो आप कहोगे 75 की लाख की हमारी मशीनरी आई। पर जब मशीनरी आ गई है बच्चों, तभी तो आप पेमेंट कर रहे हो इनको। पेमेंट करोगे तो अब अभी भी $1,00,000 करोगे तो कितने के हिसाब से करना पड़ेगा आपको? 82 के हिसाब से। तो आपका जेब से कितना लगा? 82 लगा है। बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो फ्लक्चुएशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। कितना पेमेंट किया? 7 लाख। तो ये क्या होगा? आपकी एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 82। मान लो डॉलर का प्राइस हो जाता 50 रुपये। अब बताओ, अब ये क्या करते? 25 इसमें से माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? मतलब सर, जो भी फ्लक्चुएशन गेन या लॉस होता है, अगर वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो एसेट्स में एडलेस हो जाएगा। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है तो पेनल अकाउंट में एडलेस हो जाएगा। नहीं है। और अगर मैं बताऊं आपको कि ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे आप AS 11 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ोगे ना अपने, तो वहाँ आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से बताया जाएगा इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। इनकम टैक्स में इतना ही बता रखा है। अगर वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो क्या कर दोगे आप? तो चेंज इन रेट रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंस, तो क्या होगा? एडजस्ट किस में से करोगे आप? ब्लॉक से एडजस्ट कर दोगे आप। और चेंज इन रेट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा? या तो एक्सपेंस बनेगा, क्या बनेगी वो? इनकम अलाउड टू P&L अकाउंट। ठीक है, बोलिए। चलिए, तो लेस इंपॉर्टेंट क्या, कहाँ लिखोगे आप? बाद में लिख देना। सेक्शन 43B याद है क्या? 43B मैंने आपको पढ़ाया था। 43B में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स है बच्चों, जब तक उसे आप खर्च नहीं करोगे तब तक वो अलाउ नहीं होंगे। उसमें एक पढ़ाया था मैंने, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय। दूसरा पढ़ा था हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आप बैंक को पे करते हो। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू अप्रूव्ड फंड। याद है क्या? तीन ही देखे थे हम, बाकी 2-3 और वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर आपको कोई टैक्स पे करना है, या कोई ड्यूटी पे करनी है, या फिर कोई सेस पे करना है,
ये किसकी बात कर रहे होंगे बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो आपका पर्सनल नेचर का होता है, इसलिए वो तो वैसे अलाउ नहीं होता। मतलब जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, उनकी बात कर रहे हैं। ये जब तक गवर्नमेंट को आप पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। और कब तक पे करना है बच्चों? ड्यू डेट से पहले पहले। बोलिए सेकंड वाला देखो, ये तो हमने देख लिया था बच्चों। थर्ड वाला देखो, बोनस कमीशन। फोर्थ वाला देखो, इंटरेस्ट टू किसमें? पीएफआई, एसएफआई, आईआईसी, शेड्यूल बैंक और एनबीएफसी। पीएफआई का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, पब्लिक फाइनेंशियल, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी क्या होता है? फिफ्थ कौन सा है? लीव एनकैशमेंट टू एम्प्लॉय। याद है? लीव एनकैशमेंट क्या था? छुट्टियों के बदले जो पेमेंट आप दे रहे हो उसे हम क्या कह देंगे? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जीक्यूटेड। पहला बताओ। दूसरा एडॉक लिमिट कितना? हाँ, कोई बताओ। एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई 10। बोल बढ़िया। आगे अनअवेल्ड लीव मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी। ये जो एवरेज सैलरी है और जो एवरेज सैलरी आपकी किसकी थी? ग्रेजुएटी की थी। दोनों में डिफरेंस क्या था? ग्रेजुएटी में डेज इग्नोर करते थे, इसमें डेज इग्नोर नहीं करने हैं। है ना? रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा बच्चों। और लास्ट में क्या लिखा है? एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। अगर आपने इंडियन रेलवेज को कोई पेमेंट किया है, किसके लिए? यूज ऑफ रेलवे एसेट्स के लिए, तो क्या होगा? आपको अलाउ कर दिया जाएगा बच्चों, जब तक आप उसे पे नहीं करोगे। द अबव एक्सपेंस आर अलाउड ओनली दे आर पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। जब तक आप उसे पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। अगर पेमेंट आप ड्यू डेट के बाद करते तो जिस साल आपने पेमेंट किया उसी साल क्या होगा? ये अलाउ कर दिया जाएगा। पढ़ लिया भाई हमने सारा, डिटेल में पढ़ा हुआ, तो इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। और वही मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ तक पे कर दोगे तो अलाउ हो जाएगा, आगे पे करोगे तो क्या होगा? जिस साल पे किया उस साल अलाउ होगा। नहीं, फ्रेट का रेलवे का फ्रेट का खर्चा होता है नॉर्मली। ट्रेन का टिकट में कहाँ एक्सपेंस आप अलाउ करवाओगे? क्या एक सोचिए, क्या आप बिना टिकट बैठ सकते हो क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? खर्चा नहीं, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। तो बिना पेमेंट करके बैठ के बाद में दूंगा ड्यू डेट से पहले पहले, होगा तू तो बाद में देगा, मैं तो जब ही दे देता हूँ। तो किसकी बात चल रही है? ये फ्रेट की बात चल रही है। मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं ना, उसका तो फ्रेट होता है, जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। गवर्नमेंट क्रेडिट बेस पे भी दे देती है, इंडियन रेलवे क्रेडिट बेस पे भी देती है, पर आपको पे करना पड़ेगा तब खर्चा अलाउ किया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। एक बार एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों को, मैं करवा देता हूं आपको। अभी हमने पढ़ा कि सर जो इंटरेस्ट होता ना, सुनो ध्यान से, जो इंटरेस्ट होता है, अगर आपको किसी बैंक को पे करना है तो ये पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक्चुअल में पेड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? ये अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ठीक है, मान लो एक मिस्टर ए थे, ये है मिस्टर ए, ये एक बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि साहब मुझे लोन दो, मुझे व्यापार करना है। बैंक ने इनको लोन दे दिया, 50 लाख रुपए का लोन दे दिया बैंक ने। बैंक कहता भाई इस पे इंटरेस्ट लगेगा 12% के हिसाब से। इसने कहा कोई बात नहीं, लगा देंगे 12%। अब मिस्टर ए ने जैसे ये लोन लिया, उसके बाद में इसने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, कुछ नहीं किया, बस लेके बैठ गया घर पे। बैंक ने इसको इंटीमेट किया। आप बैंक ऑडिट वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया जाएगा वो किस तरह से इंटीमेट होता है, कब लॉस एसेट्स बनता है, कब शेड्यूल एसेट्स बनता है, वो सब पड़ेगा बैंक ऑडिट के अंदर। तो बैंक इसको इंटीमेट कर रहा है भाई इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर। 3 साल निकल गए, इसने ना तो कोई किस्त चुकाई, कुछ भी नहीं किया। बताओ क्या होगा? जो भी सिक्योरिटी इसने बैंक को दी है बच्चों, उस सिक्योरिटी को बैंक क्या करेगा? ऑप्शन में डालेगा और अपने लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट रिकवर करेगा। 3 साल तक इसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, इसका मतलब कितना हो गया?
18 लाख का इंटरेस्ट पेंडिंग था और 50 लाख का प्रिंसिपल पेंडिंग है, तो टोटल 68 लाख का है। जैसे ही बैंक ने बोला कि अब तेरी प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसको समझ में आया कि अब गड़बड़ है भाई। ये पहुंच गया बैंक के पास हाथ जोड़ता जोड़ता। सबसे पहली बात बताओ बेटा, क्या इसको ये 18 लाख अलाउ है क्या एक्सपेंस की तरह? नो सर, क्योंकि इस पर 43B आ रहा था, तो ये अपने पेनल अकाउंट में से 18 लाख को डेबिट नहीं कर पा रहा था। आज बात समझ में आता है। अब ये बैंक के पास पहुंचा, उसने कहा बैंक जी प्लीज़ प्रॉपर्टी मत बेचिए, हम कुछ बैठ के बात कर लेते हैं। बैंक ने कहा तो 3 साल हो गए नोटिस भेजते हुए, तो आया नहीं, अब तो प्रॉपर्टी बिकने लगी तो उठा के आ गया। उसने कहा सर कुछ भी करो मेरी प्रॉपर्टी मत बेचो। तो बैंक कहता बताओ क्या करें? कहता सर कितना आपका पेंडिंग है? हमने कहा भाई 68 लाख रुपया पेंडिंग है तेरा। तो ये कहता है इस 68 लाख को मैं 60 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा, या 68 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा, मतलब हर महीने कितना दे दूंगा आपको मैं? 1 लाख। इसे बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। अपने लोन को फिर से आपने क्या करवा लिया? रिस्ट्रक्चर करवा लिया। वैसे देखा जाए तो 50 लाख का लोन था, अभी लोन कितने का बन गया है? अब ये रिस्ट्रक्चरिंग जब लोन का होता है ना, तो अब एक इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी गई है। बैंक कह रहा है हम तुझे 68 मंथ का टाइम देते हैं, कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे हम तुझसे, अब बस तो 1-1 लाख रुपया क्या कर देना, हर महीने मुझे चुका देना। जिस दिन तूने 1 लाख रुपया नहीं चुकाया, फिर हम क्या करेंगे? पेनलाइज करेंगे, वो हमारा अलग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये भी मान गया कि 1-1 लाख रुपये मैं दे दूंगा आपको महीने के। अब क्वेश्चन नहीं उठता है, मेरा क्वेश्चन नहीं उठता है, जैसे ही बैंक ने ये सब कर दिया, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोलता है कि साहब ये जो ना 18 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है, जिसका आपने मुझे खर्चा अलाउ नहीं किया था, अब मुझे अलाउ करो। क्यों अलाउ करो? क्योंकि मैंने इसको क्या करवा लिया? लोन में कन्वर्ट करवा लिया है। अब ये इंटरेस्ट क्या है? एक्चुअल में पेड मान लिया जाना चाहिए। इस साल इसमें से 68 में से सिर्फ इसने कितना? 12 इंस्टॉलमेंट्स ही पे की है। अब बताओ बच्चों, क्या इसका ये कहना सही है क्या? अब याद करो, सेक्शन क्या कहता है? जब तक इंटरेस्ट पे नहीं होगा तब तक अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब 68 इंस्टॉलमेंट्स है, तो इस 18 लाख की भी 68 इंस्टॉलमेंट बनी होंगी। अभी आपने कितनी पे करी है? 12 ही पे किए, तो अलाउ कितना होगा? 12 इंस्टॉलमेंट्स का बराबर अलाउ होगा ना? बोलिए ना, क्योंकि एक्चुअल में पेड कितना हुआ है? 12। इनकम टैक्स कहता है देख मेरे भाई, ये तेरा पूरा 18 लाख अलाउ नहीं करेंगे हम। कितना अलाउ करेंगे? सिर्फ इसके कंपेरेटिवली 12 इंस्टॉलमेंट से अलाउ की जाएगी। बोलिए। तो नहीं चुकाते, क्या बोले आप? वो हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया था बेटा मैंने आपको। अगर आपने इंटरेस्ट देखो, वो इंटरेस्ट अलग है, ये इंटरेस्ट अलग है, वो पेनल्टी होती है। ये इंटरेस्ट है, आप लोन लोगे तो बैंक इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना। आप आपने वो इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या मतलब बच जाओगे? थोड़ी देना तो पड़ेगा ना इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मॉड्यूल ओपन करो अपना, एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। 43B के कौन से पेज पर है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन सा बताया बेटा आपने? कर दो ये क्वेश्चन, मैं आपका आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, अभी पहले ये कर दो। सब बच्चे पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन को। तब मैं भी पढ़ूंगा साथ में। हर एक इंडिविजुअल है carried on business of purchase and sale of agriculture commodity like paddy, wheat। देखो चावल नहीं, राइस नहीं लिखा, पैडी लिखा है। he borrow loan from the Andhra Pradesh State Financial Corporation APSFC और इंडियन बैंक।
हैज नॉट पेड इंटरेस्ट एंड डिटेल हेयर अंडर, तो ये इंटरेस्ट की डिटेल है बच्चों। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का कितना इंटरेस्ट पे नहीं किया इसने, और इंडियन बैंक का कितना नहीं किया। तो ये 45,000 तो दिख रहा है ना आपको, सॉरी 45 लाख रुपीज, ये क्या है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब द बोथ आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इंडियन बैंक while restructuring the loan facility of Hari during the year 22-23 converted the above interest payable by the Hari to them as a loan payable in 60 installments during the previous year 31st March 23 हरी ने पे की 5 इंस्टॉलमेंट्स तो इसकी और 3 इंस्टॉलमेंट्स इस इंडियन बैंक वाले की। हरी ने क्लेम किया एंटायर 45,000 एक्सपेंडिचर वाइल कंपेयरिंग ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन of purchase and sale of agriculture commodity, examine whether the claim of valid and note what is the amount of interest। क्या इसका क्लेम सही है क्या? आंसर इज नो। तो बताओ कितना इंटरेस्ट उसको अलाउ किया जाएगा। 2,75,000 टोटल बता दिया क्या आपने? 2,75,000 दोनों का मिला के है ना ये। आंध्र प्रदेश वाला कितना है और इंडियन बैंक का कितना है? तो बुक ने भी ठीक कर रखा है क्या? हाँ जी दोस्त, आप कुछ बोल रहे थे। 68 नंबर पेज पे आओ भाई। हाँ जी, ये मैंने एक देखो शॉर्ट में क्या लिखा, बैंक लिख दिया। आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे बेटा, बैंकिंग में चले जाएंगे अपन, आप ऑडिट में पढ़ोगे वैसे भी सब चीज़ को। आपसे पूछता हूँ कितने टाइप के बैंक होते हैं बेटा? 2 ही बैंक होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है नॉन कमर्शियल बैंक। नहीं बेटा, एक और होता है एग्रीकल्चर बैंक। नाबार्ड का नाम सुना है आपने? ये आप कह सकते हैं सर नॉन कमर्शियल में आ सकता है। ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक है आगे इसकी भी कैटेगरी होती है। एक होता है शेड्यूल, एक होता है नॉन शेड्यूल। शेड्यूल की भी कैटेगरी होती है बच्चों। शेड्यूल में एक हो गया आपका नेशनलाइज बैंक हो गया, और एक होगा प्राइवेट बैंक हो गया आपके। प्राइवेट नेशनलाइज में 2 कैटेगरी के चल रहे हैं, एक स्टेट बैंक का ग्रुप हो गया आपका, एक अदर हो गया आपका। और प्राइवेट बैंक में 2 होते हैं आपके, एक फॉरेन बैंक हो गया आपका, एक कौन सा हो गया इंडियन बैंक हो गए। जैसे सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, HSBC क्या है आपका, ये फॉरेन बैंक है। अगर हम बात करें HDFC हो गई, क्या आपका इंडियन बैंक है। चाहे आपका कोई भी बैंक हो बच्चों, सभी क्या होते हैं आपके इंडिया में शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब क्या हो, गारंटी बाय RBI। तो ये बहुत सारा एक जाल है बच्चों बैंकिंग का, जो आप अपने ऑडिट में जब बैंक ऑडिट पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में आपको बताया जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ इस लॉ के अंदर इसको कैसे लिखा हुआ है। देखो, अगर 43B को हम यहाँ से देखें तो क्या लिखा है इन्होंने, द फॉलोइंग सम आर अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट वाइल द लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड सेक्शन 43B। तो जब तक क्या ना कर दो आप, एक्चुअल पेमेंट नहीं कर, तब तक अलाउ नहीं होगा। फिर सबसे पहला क्या है बच्चों, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस वट एवर नेम कोल्ड अंडर द एनी लो टाइमिंग इन फोर्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स तो वैसे अलाउ नहीं होते आपको। दूसरा है बच्चों, एनी कंट्रीब्यूशन किया आपने, एम्प्लॉयर ने किस में किया है, अपलोड फंड के अंदर, ग्रेजुएटी फंड के अंदर, जाके दूसरे वाला। तीसरा है बोनस और कमीशन, जो हम बात कर चुके हैं, जो एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है। अब आ जाओ, अब फोर्थ नंबर क्या है सर, सम पेबल टू एसएससी इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल, ये किया गया। एक आ गया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अलग अलग टाइप होते हैं बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंस के, एक वो आ गया। और ये बता भी रखा है इसका मतलब क्या होता है।
काम का नहीं है, होता तो काम का मैं बताता आपको बिल्कुल। और फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस फ्रॉम शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो कुल मिला के बोलना क्या चाह रहे हैं कि सर आपने इंटरेस्ट किसको पे किया है, या तो किसी बैंक को पे किया है, शेड्यूल बैंक को, या किसी एनबीएफसी को पे किया है, या फिर आपका कौन सा हो गया ऊपर पीएफआई या एसएसआई, इनको पे किया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो 3 पॉइंट हमारे इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं, ये है किसकी बात, ये इंटरेस्ट की बात कर, और किसको पे किया आपने, बैंक वगैरह को, पीएफआई वगैरह को, या एनबीएफसी वगैरह को। अब इसमें क्या डाउट आपके बताओ। सबसे हाँ, रीजन नहीं है, देखो हुआ क्या था, जब ये सेक्शन बन रहा था तो सबसे पहले सिर्फ इसी को ऐड किया गया था, सिर्फ इसको ऐड किया था। किसको ऐड किया था कि सर अगर आपने किससे लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इनसे लिया था, तभी आपको अलाउ करेंगे। क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, इंडस्ट्री को लोन देते हैं, इनका काम ये है। फिक्की का नाम सुना आपने, FCCI, फिक्की फूड कॉर्पोरेशन, छोड़ो, जो आपने नाम सुना वही नाम लूंगा मैं, सिडबी, सिडबी का नाम सुना है ना। सिडबी क्या है बच्चों, इंडस्ट्रियल वाला है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में आता है। तो पहले सिर्फ ये लोग, सिडबी में आप अपना अकाउंट जाके नहीं खुलवा सकते कि एटीएम कार्ड दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोन करता है बेटा, इंडस्ट्री को लोन करता है वो। तो पहले सिर्फ इनके लिए था ये स्टार्टिंग के अंदर। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में पॉइंट ऐड किया गया बच्चों, कौन से वाला, ई पॉइंट। एनबीएफसी ने कहा सर हमें भी इसमें शामिल करवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमसे लोन ले लेते हैं, हमसे क्या नहीं देते, हम इंटरेस्ट पे नहीं करते। तो और आप उनको क्या अलाउ कर रहे हो, उनको खर्चा भी अलाउ कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा नकेल कसो ताकि हमारा इंटरेस्ट टाइम पर आना स्टार्ट हो जाए। तो इनको भी शामिल कर दिया। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एंड ऑफ द डे लास्ट में क्या भी, चलो ठीक है, आजकल बहुत सारे बैंक क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लोन दे रहे हैं। पहले तो सिर्फ इंडस्ट्रियल वाले लोन दिया करते थे, आजकल बैंक भी देने लगे इंडस्ट्रीज वगैरह को। तो फिर इसको भी शामिल कर लिया, तो ये 3 टुकड़ों में शामिल हुआ, इसलिए 3 अलग अलग सेक्शन बन गए, इसलिए अलग अलग रीजन है। फिर अलग हो चाहे एक साथ हो, बात क्या है बेटा, इनको अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आपको जब तक पे नहीं किया है तब तक अलाउ नहीं होगा, ठीक है बेटा। वो देता ही नहीं इंडस्ट्री को, किसान को देगा वो। किसान कोई बिजनेस थोड़ी करता है, किसान तो खेती बाड़ी करता है। समझ में आ गया ना, बढ़ते हैं आगे। नहीं नहीं बेटा, ग्रेजुएटी फंड जो ग्रेजुएटी के लिए बनाया जाता है, सुपरनेशनल फंड ऐसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कोल माइनिंग में काम करते हैं, नीचे जाते हैं, झारखंड में होता है नॉर्मली, ये नीचे जाएंगे और कोयला निकालते हैं, उनके लिए सुपरनेशनल फंड बनते हैं। और बताओ क्या? चलो तो बात निकले तो पूरा कर ही दें इसको। अब जी में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या है, अर्न लीव, याद है क्या आपको, लीव एनकैशमेंट। और पांचवा क्या है, अगर आपने इंडियन रेलवेज को क्या किया है, सेट्स के लिए पे किया है, तो जब तक पे नहीं करोगे तब तक आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। चलो भाई, अब क्योंकि आपने अब मेरे को मॉड्यूल खुलवाया है तो मुझे एग्जाम्पल भी करके दिखाओ। ऐसा कोई नजर आया आपको, कोई नया दिखा आप मॉड्यूल में है और इसमें नई नोट्स में नहीं नजर आएगा, नहीं आएगा, सब कुछ कवर है, एक एक एग्जाम्पल एमसी तक कवर किए हुए हैं मैंने। पढ़ो पढ़ो। ये समझ ही नहीं आ रहा, एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आ रहा हमें तो ये आ गया। इसको रेफर करो जीएसटी के। इसमें क्या जीएसटी के कुछ GSTR 1 GSTR 2A वगैरह के रूल्स है बेटा, वो वहां पर मैं इसको अपने आप लिंक करवा दूंगा जब वक्त आएगा। हाँ जी, 14 नंबर, अच्छा ये तो कर लिया हमने।
हमारे पास कितना समय है? 45 मिनट हमारे पास। बिल्कुल एक शानदार तरीके से बैठना, आपको एक सेक्शन सिखाता हूँ, मार्केट में क्या चलता है वो बताता हूँ बेटा। पीजीयूपी में कुछ ही सेक्शन अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ाने में, उसमें से ये सेक्शन एक है। पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इसका डायग्नोस किया और बाद में लोगों ने क्या इसकी धज्जियां उड़ाई, फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट लेके आए, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। देखिए बच्चों, एक बिल्डर है, बिल्डर, ठीक है। बिल्डर क्या बनाता है? बिल्डिंग्स बनाता है। और बिल्डर ने एक ये मकान बनाया, ठीक है। इस मकान की जो कॉस्ट है, बिल्डर के लिए जो कॉस्ट है बच्चों, वो आई है 1 करोड़ की। और इसका जो सेल प्राइस रखा है बिल्डर ने, वो रखा है 1.5 करोड़ का, कि भाई 1.5 करोड़ में इस मकान को मैं बेचूंगा। और ये है बच्चों एक ऐसा आदमी जिसके पास खूब सारा पैसा है, और ऑब्वियस सी बात है इसके पास ब्लैक का पैसा है। गोल्ड की चेन, चलिए भाई, मिस्टर एक्स है बच्चों जिसके पास खूब पैसा, आप समझिए समझिए, इसके पास है ब्लैक का पैसा। ब्लैक का जो पैसा होता है उसे एडजस्ट करना पड़ता है भाई। मैं छोटे मोटे ब्लैक के पैसे की बात नहीं कर रहा, छोटा सा पैसा ब्लैक का। देखिए बच्चों, जितना भी ब्लैक का पैसा होता है ना, सारा प्रॉपर्टी में और गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए प्रॉपर्टी और गोल्ड की कीमत हमेशा ज़्यादा रहती है। आई बात समझ में आपको? ये कोई भी ब्लैक के पैसे से एसी नहीं खरीदता, एसी खरीद दो, 10 खरीद दो, 20 खरीद दो, क्या करोगे उसका? क्यों सर? क्योंकि प्रॉपर्टी और गोल्ड ऐसी चीज़ है बच्चों जिसकी कीमत बढ़ती रहती है। मैं पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहूँगा जहाँ पर क्या हो जाए, मेरा पैसा बढ़े। सर शेयर मार्केट में डाल दो ना, शेयर मार्केट में ब्लैक कैसे डालूंगा मैं? इस शेयर मार्केट में कैसे डालूंगा ब्लैक पैसा मैं? क्यों सर? डीमेट अकाउंट वाले के पास जाओ, लो मेरे पास 2 करोड़ रुपए दे दे मुझे शेयर, ऐसी मजाक थोड़ी है भाई। आपके अकाउंट से लिंक होगा, गवर्नमेंट के सामने आ जाएगा कितना ब्लैक आपके पास है। इसलिए मैं एक नंबर वाले रूट में जा नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ 2 ही रूट बचते हैं, या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं गोल्ड परचेज कर लूंगा। इसलिए गोल्ड और प्रॉपर्टी में हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना सेफली होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ब्लैक का पैसा है, और वो सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गोल्ड और प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी और गोल्ड बढ़ेगा और हमारा पैसा भी बढ़ जाएगा। ये रूल है, समझिए, लॉजिक समझिए। बात कर रहे हैं, कितना लगाना है? कितना लगाना है तुझे? कितना लगाना है बता मेरे को, कितना लगाना है? 200 करोड़, 500 करोड़, 1000, सब एडजस्ट होता है। सर एक बात सुनिए, अगर गोल्ड ब्लैक में आपने गोल्ड परचेज कर लिया, तो जिसने आपको ब्लैक में गोल्ड बेचा वो कहां से एडजस्ट करेगा? प्रॉपर्टी में। वो प्रॉपर्टी में एडजस्ट करेगा, वो और गोल्ड में एडजस्ट कर लेगा। समझ रहे हो आप? इसके पास साइकिल है बेटा, ये इसके पास ब्लैक का पैसा रखा हुआ है, ये बिल्डर है, इसने 1.5 करोड़ में फ्लैट बेचना है। ये बिल्डर को बोलता है, देख भाई बिल्डर, तेरा फ्लैट तो मुझे पसंद है, देखो 1.5 करोड़ तो मैंने वैसे अमाउंट लिखा है, ये 15 करोड़ भी हो सकता है, तो इसको तो इन्वेस्टमेंट करना है। ये कहता है कि मैं तुझसे ये बिल्डिंग खरीद लूंगा, ये फ्लैट खरीदूंगा, पर मेरे पास क्या रखा है? सारा का सारा कैश रखा हुआ है। बिल्डर कहता है ओके, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ 5 लाख रुपए में, आप मुझे 1.5 करोड़ क्या दे दो? कैश में दे दो। मतलब 5 लाख एक नंबर में दिया जाएगा, और बाकी 2 नंबर में जो बचा हुआ कितना है बेटा? 1.45 करोड़, ये किस में दे दिया जाएगा? नंबर 2 में, मतलब कैश में दे दिया जाएगा। अब बिल्डर को भी फायदा हो रहा है। बिल्डर क्या बोलेगा? मेरा सेल प्राइस कितना है इस फ्लैट का, और मेरी कॉस्ट कितनी है? 1 करोड़। मुझे 95 लाख का क्या हो गया है? लॉस हो गया। और बिल्डर ने कोई दूसरा फ्लैट बेचा होगा जिसमें प्रॉफिट है, उस लॉस को वहां से एडजस्ट करना चाहेगा। आई क्या बात समझ में? इसको क्या फायदा हुआ? इसका कैश एडजस्ट होगा, प्रॉपर्टी इसके पास आ गई। भाई साहब, क्या गवर्नमेंट बैठ के क्या कोई स्वेटर बुन रही है क्या? गवर्नमेंट तो देख रही है ना सारा। अब बताओ बच्चों, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या पकड़ेगी गवर्नमेंट? पकड़ गवर्नमेंट तो पकड़ लेगी। क्या पकड़ेगी गवर्नमेंट? किसको पकड़ेगी? इस बिल्डर को पकड़ेगी या मिस्टर एक्स को पकड़ेगी? कैसे पकड़ेगी?
मुझे बताओ बेटा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने 5 लाख में कैसे सेल कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी, मर्जी मेरी, मेरा मकान है, मेरी मर्जी भाई साहब। अब समझिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे थे। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, हर एक प्रॉपर्टी का एक सर्किल रेट निकालती है। हर एक प्रॉपर्टी का एक सर्किल रेट रहता है जिसको हम एसडीवी बोलते हैं। तो आप बोल रहे हो उसके टैक्स की लैंग्वेज में एसडीवी होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, बेचते हो, उस पर एक स्टैम्प पेपर लगता है बच्चों। वो स्टैम्प पेपर उसकी वैल्यू के हिसाब से लगता है। क्या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 10 रुपये के स्टैम्प पे ट्रांसफर कर दोगे क्या? नहीं साहब, उसके लिए उसकी वैल्यू बराबर लगानी पड़ेगी आप। तो हर एक प्रॉपर्टी का एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, एसडीवी होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट कह रही है देख भाई बिल्डर, तेरी इस प्रॉपर्टी का जो एसडीवी है ना, वो कितना है? इस प्रॉपर्टी का जो एसडीवी है तेरा, वो है 1.2 करोड़ का। अगर तू 1.2 करोड़ से ऊपर में बेचता है प्रॉपर्टी, तो तेरा सेल प्राइस वही मानेंगे जो तू बता रहा है। पर यदि तू 1.2 करोड़ से नीचे में सैलरी बेचेगा, तो तेरा सेल प्राइस हम क्या मान लेंगे? 1.2 करोड़ मान लेंगे। अब चाहे तू कुछ भी करता रहे, आपकी मर्जी है सर, मैं तो 5 में बेचूंगा, मेरी मर्जी। तू बेचना 5 में, कि तू फ्री में दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो कितना मानेंगे सेल वैल्यू? अब 1.2 करोड़ ही मानेंगे। आई बात समझ में? ये फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने। सर मतलब सभी प्रॉपर्टी का? बिल्कुल बेटा, सभी प्रॉपर्टी का सर्किल के हिसाब से रेट सेट होता है। हर एक प्रॉपर्टी का कोई ना कोई वैल्यू डिसाइड किया जाएगा, और वो कौन करता है बच्चों? गवर्नमेंट उसको सेट करके बैठी है। हर 3 महीने में ये रिवाइज किया जाता है इन रेट्स वगैरह को। 6 महीने में और साल भर में अलग अलग रेंज के हिसाब से इनको रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा प्रॉपर्टी कीमत बढ़ रही है घट रही है, हर एक जगह सेट है। अब मुझे बताओ बच्चों, बिल्डर को गवर्नमेंट, अब बिल्डर का भी क्या अपनी प्रॉपर्टी को बिल्डर 5 में बेचेगा क्या? आप नहीं बेचेगा, बेवकूफ थोड़ी है वो। मुझे बताओ, अगर वो 5, एक तो इसका ब्लैक एडजस्ट कर रहा है वो, ऊपर से अपनी क्या दिखा रहा है, वो इनकम एक्स्ट्रा दिखा रहा है, क्यों करेगा वो? अब वो क्या बोलेगा, मिस्टर एक्स भाई देख, मैं ब्लैक में सिर्फ कितना ले सकता हूं? 30 लाख ले सकता हूं तेरे से, क्योंकि मुझे कम से कम अपना प्राइस कितना दिखाना पड़ेगा? 1.2 तो दिखाना ही पड़ेगा, उससे कम पर मैं नहीं आ सकता। आई क्या बात समझ में आपको? बिल्डर ने कहा हुआ क्या, सॉरी, मिस्टर एक्स कहता है क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहा तू प्राइस? अब बिल्डर कहता है कि सर ने ना, मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक सेक्शन 43 सीए नाम से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। उसमें बोला गया देख भाई बिल्डर, अगर तूने अपना स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर का स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। एसडीवी से कम पर बेचा है ना तूने अपना स्टॉक इन ट्रेड, तो एसडीवी क्या बना देंगे? तेरा सेल प्राइस बना देंगे। तो मुझे मजबूरन एसडीवी तक तो बेचना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आई क्या बात है? आता समझ में? ये सब बातें किसको बता रहा है? वो मिस्टर एक्स को बता रहा है। अच्छा ये बात है क्या? अब बहुत बार क्या होता है बच्चों, जैसे एक प्रॉपर्टी है, इसका जो प्राइस है बच्चों, एसडीवी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया प्रॉपर्टी का कितने का? 1.2 करोड़ का। जैसे ये मेन रोड है, इस मेन रोड में इतनी जितनी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ वाली, इन सब का कितना है? 1.2 करोड़ का है। जो प्रॉपर्टियां फ्रंट में है उनका प्राइस ज़्यादा रहेगा, और जो प्रॉपर्टियां पीछे जाके बैक साइड में उनका प्राइस कम रहेगा। मान लो ये वाली प्रॉपर्टी थी मेरी, और इसको मैंने 1 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ में बेचा, पर एसडीवी कितना बन चुका है उसका? अब मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ, गवर्नमेंट जी सही मायने प्रॉपर्टी मेरी कितने बिकी है? 1 करोड़ में बिकी है, पर आपका एसडीवी क्या है? ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा? गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत बार 10% का वेरिएंस चलता है, तो गवर्नमेंट ने एक टॉलरेंस बैंड दिया। गवर्नमेंट कहते हैं देख भाई, जो एसडीवी है जो हमने फिक्स कर दी, अब मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ में आए आपको। एसडीवी मान लो 100 रुपये हमने फिक्स कर दी, आपका जो सेल प्राइस है वो कितना है? 95 है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 10% के अंदर अंदर है, तो आपका प्राइस क्या कर लेंगे हम? क्या मान लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सही वैल्यू आपकी मान ली जाएगी। बट अगर एसडीवी आपका कितना है बच्चों? 100 रुपये है, और आपका जो सेल प्राइस है वो कितना हो जाए? 80 हो जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 10% से ज़्यादा हो गया। तो अब एसडीवी क्या बनेगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब 100 बन जाएगा। आई बात समझ में आपको? फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, इसको मैंने एक फॉर्मूले में डाल दिया। बहुत आसान हो जाता है बेटा जब चीज़ें
समझ के फिर उसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं ना अपन। तो इसका मतलब हो गया कि सर अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं, ये आपका क्या है, सेल प्राइस है बच्चों, ये आपका एसडीवी है, ठीक है। सेल प्राइस है बच्चों आपका 100 रुपए का, एसडीवी है कितने का, 95 का। तो बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। अरे एसडीवी से ज्यादा मैं बेच रहा हूं ना यार। रुको एक मिनट, आप तो और दुनिया में चले गए, तभी तो ज्यादा मैं डिटेल में लेता नहीं चीजों को। इधर देखो, रूल क्या था, एसडीवी से कम पर बेचेगा तो एसडीवी क्या बन जाएगा। मैं तो एसडीवी से ज्यादा पे बेच रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं 100 में बिका है। पहले वाले में गड़बड़ हो गया, फिर से देखो। पहले मैं बेसिक बना रहा था, पहले में गड़बड़ कर दिया। ये आपका मान लेते हैं साहब सेल प्राइस, और ये आपका एसडीवी है। 100 रुपए का सेल प्राइस है, एसडीवी 95 का है। तो बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 है, क्योंकि आपने ज्यादा बेचा है। तो बात ही खत्म, कोई रूल ही देखने की जरूरत नहीं है भाई, 43 सीए लगाने की जरूरत ही नहीं है सेक्शन में, क्योंकि ये तो वैसे ज्यादा है आपका। पर यदि मान लो आपका सेल प्राइस 100 है और एसडीवी कितना हो जाए 120, अब बताओ क्या करोगे। डिफरेंस चेक करना पड़ेगा आपको, इससे बढ़िया क्या डिफरेंस चेक करोगे ना बेटा, 10% का टॉलरेंस बैंड है या नहीं। तो एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए एसडीवी, यहाँ लिखिए सेल प्राइस मल्टीप्लाई 110%, हो गया बराबर दोनों। एसडीवी कितना आपका 120, सेल प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई 110%, कितना हो गया ये। तो ज़्यादा क्या आ गया आपका, एसडीवी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाँ 110% कर दो। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर देखो, सुन नहीं रहे आप। जो आपका एचडीवी है और जो आपका सेल प्राइस है, इसके बीच में 10% अलाउ होगा। दोनों के डिफरेंस का 10%, एचडीवी का तो होगा और किसका होगा यार, क्योंकि सेल प्राइस तो कम है इससे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, रुको एक मिनट रुको। एचडीवी 110% मल्टीप्लाई क्या है सेल प्राइस, अगर ये ज्यादा है तो ये क्या बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एचडीवी 110% मल्टीप्लाई एसपी, अगर ये ज्यादा या बराबर है तो ये क्या बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, ये याद रख ले, क्योंकि वो तो अब तू कर रहा है ना, वो 2 मिनट में तू फिर भूल जाएगा। तो कल मतलब करा आपने, वो आज भूल गए आप, बस एक बार आपने वो कर दिया है, इसलिए इसको नॉर्मल याद रखिए आप। कैसे करना है बताओ बच्चों, आपको एक तरफ क्या लिखना है एचडीवी, एक तरफ क्या लिखना है सेल प्राइस, मल्टीप्लाई कितना करना है 110। अगर ये ज्यादा है तो क्या बनेगा, एचडीवी बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब ये इस पे टैक्स लगेगा। अगर आपका एचडीवी इसके बराबर भी हो जाए, एसपी मल्टीप्लाई 1110%, तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अभी किसका देखना है, ऑब्वियस सी बात है एचडीवी का देखना होता है, पर ये आप भूल जाओगे। अगर मैं आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ाऊं तो आप इसको भूल जाओगे बेटा। देखो क्या लिखा, Section 43CA has been inserted in the anti-avoidance measure provided that the consideration of transfer of assets other than capital assets, कैपिटल एसेट्स को हम सेक्शन किस में देखेंगे, हम कैपिटल गेन में देखेंगे बच्चों। बीइंग ए लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, द वैल्यू सो अडॉप्टेड एसेट्स एंड असेसेबल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोला बच्चों कि आपका जो सेल प्राइस है वो क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, किससे कम हो जाए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो जाए। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डीम्ड टू बी क्या बन जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। However, if the stamp duty value does not exceed कितना 110% of consideration received or accruing, then the such consideration shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computing of profit and gain from business। ठीक है बच्चों, 110%। अब देखा जाए तो कैसे 110%, तो इतना दिमाग लगाओ मत, सीधी सी बात क्या है बच्चों, फॉर्मूला बता रहे हैं एच डी वी, इधर क्या लिखो सेल प्राइस मल्टीप्लाई 110%। अगर ये ज़्यादा है तो ये बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर ये ज़्यादा या बराबर है तो ये क्या बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ तक समझ में आया, इस नोट्स को भी पढ़ाता हूँ मैं।
अब इस तरह पहला ही कर पाएंगे अपन, करके दिखाओ। ये डेट ऑफ ट्रांसफर दे रखा है, एक्चुअल कंसिडरेशन मतलब आपका ये सेल प्राइस है बच्चों, ये है सेल प्राइस। एसडीवी दे रखा है बेटा, एग्रीमेंट, रुको 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 रुको, एक मिनट मत करो इसको। इस एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे हम, पहले पूरी समझिए बात। अरे बातें बंद करो। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होगा बेटा? बिल्डर पे अप्लाई। क्यों? क्योंकि लैंड और बिल्डिंग किसका स्टॉक इन ट्रेड होती है? बिल्डर का, इसलिए सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? ये 43 CA बिल्डर पे अप्लाई होगा। ऊपर मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 50C पढ़ोगे कैपिटल में, बिल्कुल इसके जैसा ही है वो भी, वहां पर मैं लिंक करवाऊंगा। लो कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज ए स्टॉक इन ट्रेड, वेयर assets land and building are transferred as a stock in trade and consideration is less than the SDV, then SDV shall be क्या बन जाएगा? full value of consideration, where the value adopted assets by authority of SDV does not exceed कितना? 10% of consideration of so received shall be full value of consideration। फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है बच्चों? ये आपका गोल्डन रूल, मैंने गोल्डन पेन से लिखा हुआ है। ये आपका सेल वैल्यू है मल्टीप्लाई 110%, अगर ये ज़्यादा या बराबर भी हो जाए एसडीवी से तो ये क्या बन जाएगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ ग्रीन को छोड़ो एक बार। फिर ये सेल वैल्यू आपका 110% किसके बराबर आ जाए? ये एसडीवी ज़्यादा हो जाए बेटा इनसे तो ये क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। है क्या बात समझ में? अब आइए वापिस यहाँ पर देखो, ये बिल्डर था बच्चों। बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच पा रहा? क्योंकि 43 CA बीच में आ गया और वो मिस्टर एक्स को क्या कह रहा है कि सर मुझे कम से कम 1.2 करोड़ क्या रखना पड़ेगा? अपना एसडीवी रखना पड़ेगा। मैं तुझे इस प्रॉपर्टी को 5 लाख में नहीं बेच सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? 43 CA इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मिस्टर एक्स को याद आया, अच्छा 43 CA, तो उसने अपने सीए को फोन लगाया। उसने कहा कि साहब ऐसे ऐसे कोई सेक्शन आई है, इसका तोड़ निकालो। बोल रहे हैं कि बिल्डर अब एचडीबी से नीचे प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे, कुछ तोड़ निकालो। ठीक है, तो लॉबी तोड़ निकाल देते हैं। एक बात बताइए बच्चों, जो प्रॉपर्टी आज 1.2 करोड़ की है, क्या वो 10 साल पहले भी 1.2 करोड़ की थी क्या? 20 साल पहले, 30 साल पहले? सुनते रहो अब क्या चल रहा है। तो बिल्डर को क्या बोलता है मिस्टर एक्स के, काम कर, तू प्रॉपर्टी मुझे आज बेच ही मत, तू प्रॉपर्टी मुझे 30 साल पहले बेच। एक एग्रीमेंट बनाते हैं अपन, उस एग्रीमेंट पे लिखते हैं कि ये फलाना फलाना बिल्डर है, ये फलाना फलाना आदमी है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हम कब ट्रांसफर कर रहे हैं? एक पुरानी डेट पर 1/8/90 को या 80 को ट्रांसफर कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, और उस जमाने का जो एसडीवी था इस प्रॉपर्टी कितने का था? सिर्फ 5 लाख का ही तो था। प्रॉपर्टी का 5 से भी कम होगा मान लेते हैं, तो ये 5 लाख का था। और हम पेमेंट कब कर रहे हैं बेटा? आज कर रहे हैं। पोजीशन कब ले रहे हैं? आज ले रहे हैं। अब आप कहेंगे बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या कैसा होता है? क्या होता है भाई? एक बात बताइए, जब आप एक प्लॉट परचेज करने जाते हैं या एक फ्लैट परचेज करने जाते हैं तो क्या होता होगा कि मुझे एक फ्लैट लेना है। मैं गया बिल्डर के पास, बिल्डर ने कहा साहब देखो ये वाला फ्लैट है। मैं कहा हाँ बढ़िया है, ये लो पैसे दो, फ्लैट दे दो। ऐसे होता है क्या? फ्लैट 2 करोड़ का है भाई, क्या मेरे ऊपर वाले जेब में रखे हैं क्या 2 करोड़? क्या मैं चेक काट दूँ 2 करोड़ का? नहीं, मैं पहले एग्रीमेंट करता हूँ। मैं समय मांगता हूँ 6 महीने का। 6 महीने का समय मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह हुआ पड़ा है।
मेरे पास जितना भी पैसा है सारा पैसा क्या मैंने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है क्या? कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, कुछ पैसा गोल्ड में डाल रखा है, कुछ पैसा शेयर्स में डाल रखा है, कुछ की एफडी करवा रखी है, कुछ का और इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब जब मुझे फ्लैट परचेज करना होगा तो क्या करूँगा? इन सबको मैं रिलीज करके एक जगह लेके आऊँगा और बाद में रजिस्ट्री करवा लूँगा। रिलीज एक दिन में तो होता नहीं है, क्या करना पड़ता है मुझे? टाइम लगता है। इसलिए पहले एग्रीमेंट होता है बच्चों और उसके बाद क्या होता है? रजिस्ट्री होती है नॉर्मली। और ये दोनों डेट क्या होती है? डिफरेंस होती है दोनों डेट के अंदर। तो हम क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट कब कर रहे हैं? हम एग्रीमेंट कर रहे हैं 40 साल पहले और ट्रांसफर कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। नहीं, लो की लैंग्वेज बात कर रहा हूं। तो सबको पता है गड़बड़ कर रहे हैं, तो सब दिख रहा है ना, मैं खुद दिखा रहा हूं गड़बड़ हो रहा है ये। ले भाई प्लॉट है, अब तो ठीक हो गया। उसके पिताजी के नाम से हो जाएगा एग्रीमेंट। हाँ जी, निकल लिए पिताजी, माता जी के नाम से हो जाएगा। क्या घर में ऐसा कोई नहीं 40 साल का नहीं है? उसके नाम से करवा देंगे। फिर 50 साल का, अरे 40 छोड़ ले, 20 कर ले भाई। बात तो क्यों सीरियस हो रहा है यार? 20 कर ले बस। 20 का तो होगा कोई घर में? 20 साल का कोई बच्चा है घर में या फिर बुजुर्ग है? 20 बुजुर्ग थोड़ी होता है मतलब। 20 साल का कोई है क्या? हाँ, उसके नाम से हो जाएगा। ये जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो वो लीगल नहीं दे पा रहे आप, क्योंकि बिल्कुल बुलेट प्रूफ सीए ने बनाया यार। क्या बोल रहा है? पीछे चले जाओ और एग्रीमेंट क्या कर लो पीछे का, और एग्रीमेंट वाले दिन का तो एचडीवी देखना होता है ना आपको, तो एचडीवी देख लो एग्रीमेंट का। आपका एचडीवी कंपेयर करना है ना। देखिए आज सेल प्राइस कितना है हमारा? 5 लाख का। एचडीवी कितना है इसका? एचडीवी भी कितना है? 5 लाख का। तो हमने सही वैल्यू भी किया ट्रांसफर, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी पर्सन क्या करेगा? देखिए आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए मेरे पास? आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप 20 साल पुराना एग्रीमेंट कहां से लाओगे? ये क्वेश्चन आना चाहिए आपका। आप तो और ही सर 4 साल की उम्र है क्या उसकी, उसका दादा ये है, उसकी माँ ये हो गई, ये पूछ रहे हो। सर 20 साल का एग्रीमेंट कहां से लाओगे? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी पेपर जो होता है वो 20 साल पुराना मिल जाएगा क्या? आंसर इज यस सर, सब मिलता है। इंडिया है ये। कितना पुराना चाहिए बताओ आप? सब मिलता है यहाँ पर। तो स्टैम्प ड्यूटी पेपर बेचते हैं ना, स्टैम्प पेपर्स वाले, उसके बाद सब मिल जाता है बच्चों। तो 20 साल पुराना स्टैम्प पेपर ले आओगे आप, उस पर टाइपिस्ट से टाइप करवा लोगे आप कि साहब ये वाली डेट है, ये पर्सन है, ये हमने क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर लिया है और आज हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एचडीवी कितना हो गया आपका? 5 लाख एचडीवी हो गया, इसलिए इस पर टैक्स कितना होगा? अब सोचिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है सर कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी भी वैल्यू में बेच सकता है, फिर बस उसको पीछे पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा और पीछे चला जाए, क्या फर्क पड़ रहा है सर? नॉर्मली तो सर सेक्शन की धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसे उसने अपने सीए को बोला वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सीए को बोला, देख उसने वो कर दिया। उसने कहा अच्छा क्या किया हम देखते हैं। अब अमेंडमेंट लेके आए बच्चों 2018 के अंदर। अमेंडमेंट क्या लेके आए कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री दोनों आपकी डिफरेंस है। एग्रीमेंट किसी और डेट को हुआ है, रजिस्ट्री किसी और डेट को हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का एचडीवी चाहते हैं ना आप? हम आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट का एचडीवी लेने देंगे, बशर्ते डेट ऑफ एग्रीमेंट में जो कंसीडरेशन आपने पे किया होगा, अरे टोकन मनी कुछ तो दिया होगा, वो अदर देन कैश होना चाहिए। इसमें जो आप कंसीडरेशन लेके आने वाले हो अदर देन कैश ले आना। आप कहोगे वो एग्रीमेंट मान लेंगे हम। अरे एग्रीमेंट तो ले आओगे, क्या बैंक में एंट्री करवा दोगे क्या? बैंक में एंट्री तो प्रधानमंत्री भी नहीं करवा सकता। आई बात समझ में? आज के टाइम पर पुराने एग्रीमेंट बन ही नहीं सकते बच्चों। ये बने थे, खूब बनाए थे हमने, अब नहीं हो सकता काम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैश में आप लिख सकते हो कि सर 2000 रुपये उसने कैश दिया, कैश दिया था, ये देखो ये रहा, वो है कैश 2000 वाला, क्या फर्क पड़ रहा है? पर मुझे बताओ इसमें बैंक एंट्री कर सकते हो बैक डेट में जाके? नहीं जा सकते। अब सेक्शन क्या बन रहा है कि सर आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट, सुनना बेटा, अब मैं आपको मेन अब किताब पे लेके आ रहा हूँ। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री अगर आपकी क्या है, डिफरेंस है, तो आपको एचडीवी दो अलग अलग मिल जाएंगे। तो कौन सा एचडीवी आप लेना चाहोगे? सर आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट का एचडीवी लेने देंगे अगर आपके एग्रीमेंट पर क्या आना चाहिए? अदर देन कैश है। अगर कैश में है तो आपको कौन सा एचडीवी लेना पड़ेगा? फिर नॉर्मली एचडीवी कौन सा लेते हैं हम? हमेशा रजिस्ट्रेशन का ही लेते हैं, पर दोनों अलग अलग है तो हम क्या लेने देंगे आपको?
एग्रीमेंट का एचडीवी लेने देंगे, बशर्ते क्या होना चाहिए, अदर देन कैश पैसा आ जाना चाहिए। हाँ जी, तेज बातें मत करो यार। भाई, टोकन मनी पढ़ो बेटा, नींद आने लगी। हाँ जी पाजी, पै गया पल्ले। आ जाओ, अब किताब की क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। देखिए बच्चों, ईमानदारी से आप नकल मत मारना, बस मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई, मैंने बताया कि ये सब क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है, सब चीज़ें मैंने आपको खोल के दिखाने की कोशिश की। फिर भी नकल मारोगे आप, तो उसके लिए तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये क्या है बेटा, ये है एक्चुअल, यार ये एक्चुअल प्राइस है बच्चों, सेल प्राइस जिसको हम कहते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, ये तो कर लो आप, ये तो कर ही दो आप। ये क्या आपका सेल प्राइस है बच्चों। ये क्या है, एच डी वी है। कौन सा एच डी वी है, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट का। ये एच डी वी है बच्चों, डेट ऑफ रजिस्ट्री का। और ये बताना आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले बताइए बेटा, सेल प्राइस कितना आपका, 100 रुपये का है, 100 लाख का, जो भी अच्छा लगे आपको। और ये 10 लाख रुपए जो रिसीव्ड अकाउंट पे ही चेक है, कब, 1/7/2022। और एग्रीमेंट का डेट भी कौन सा है, 1/7/2022 है। अकाउंट पे चेक से, इसका मतलब ये वाला एचडीवी अब नहीं देखना है। तो बताइए ये क्या है, एचडीवी है। ये है सेल प्राइस का कितना करना, 110%। एचडीवी कितना है, 120। सेल प्राइस कितना है, 100 का 110%। बताओ ज़्यादा कौन सा हो गया, एचडीवी। तो एचडीवी क्या बन जाएगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आया पल्ले पड़ा क्या। ये तो आपको आंसर दिख रहा था मेरे हिसाब से, ये करके दिखा ये। इस बार सर कैश में आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं देखना है। ये क्या बन गया आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि सर 130 और 100 मल्टीप्लाई 110% ज़्यादा हो गया 130। ये क्या बन जाएगा आपका, ये करके दी। कौन सा एसडीवी देखो, अकाउंट पे चेक है तो आपको क्या नहीं देखना, एसडीवी डेट ऑफ रजिस्ट्री वाला नहीं देखना है। ये रजिस्ट्री वाला है, तो इसको कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, तो बन जाएगा। लास्ट वाला क्या है, ये 8 लगे। मुझे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ, 120 या 130, 120 या 130, कुछ तो बोल। ऐसे कर रहा है खाली, 30 बोल रहा है क्या। अच्छा हाँ वो सही है। अब आप जब प्रिंट आउट निकालोगे ना बेटा, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट उसको हटाना पड़ेगा मुझे। एक अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 21 का था।
कोविड के लिए अमेंडमेंट लेके आए थे। कोविड में क्या था बच्चों, बहुत सारे मकान बिक नहीं रहे थे, पता होगा आपको। कोविड के अंदर सब लोगों को घर में बंद कर दिया, बाहर निकलोगे तो सोटा पड़ेंगे, तो सोटा पड़ेंगे तो मकान बिकेंगे कब। तो फिर गवर्नमेंट को मतलब बिल्डर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो बिल्डर्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है चलो, जो 10% वाला टॉलरेंस बैंड है ना, उसको हम कितना कर देंगे, 20% कर देंगे। तो जब आप ये लेके आ जाओगे ना नोट्स वगैरह, तो क्या करना आपको, ये जो ग्रीन वाला है इसको हटाना है, बस इसको काट देंगे। अब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ख़त्म हो गया ये वैसे देखा जाए, अब नहीं भी काटोगे ना आप, तो जब पढ़ोगे पता चलेगा ये सिर्फ इस पीरियड के लिए एप्लीकेबल था। ये वो कोविड का पीरियड है बच्चों, सेकेंड वेव था ये कोविड का, जो 12/11/20 को स्टार्ट हुआ था और 30/6/2021 तक चला था। बोलिए, आई बात समझ में क्या? अब आप क्या करेंगे, अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इस कल प्रिंट आउट निकाल लोगे ना इसके आप, तो कल ही करेंगे इसको, मुझे याद दिला देना, कल करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ें काटनी है, अब अमाउंट चेंज करनी है अब, ठीक है ना। तो मैं करवा दूँ क्लास में, अमेंड करवा दूँ साथ के साथ। वैसे ऊपर वाले दो तो कराए कर ही दो यार, ऊपर वाले दो तो कर ही दो। एडिट करके दूं क्या? देखिए 9 पेज है सारी, एडिट करने में क्या है कि अब मुझे कब टाइम मिलेगा, या तो फिर आप रुक जाओ, फिर कर दूंगा जब निकाल लेना प्रिंट आउट, पढ़ देते हैं इसको। कुछ भी नहीं तो मैं हूं ना यार, मैं ही तो करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी मैंने लिखा और वही मैं ही करूंगा, कर दूंगा, काट देना बस आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर आके आपका पीजीवीपी का जो मेन पॉइंट थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं जो हम कवर करेंगे। अब अपना जो कंपाइलर है वो निकालिए आप। लाए हो क्या कंपाइलर? नहीं लाए तो होमवर्क नोट करिए पहले आप। कोई ऐसा तो नहीं है मुझे कुछ क्लास में करवाने थे क्वेश्चंस वगैरह? अब देखिए खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों आपको। सबसे पहले तो बुक के क्वेश्चन लिखो आप, सबसे पहले बुक के लिखो आप। हमारे पास अभी 12 मिनट है, क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा यार। क्या बुक का मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा दिया था क्या, डेप्रिसिएशन वाला? बताओ ना, करवा दिया, बातें मत करो यार, ये करवा दिया था क्या? सेकंड वाला करवा दिया था क्या? ये वाला कर दिया? और पिछ वाला थर्ड वाला ये हो गया है फिर? कोई बात नहीं बेटा, ये समझा करो यार, सुबह से बच्ची बैठी है पढ़ाई कर रही है यार। क्या पहला दूसरा करवा दिया था क्या मैंने, पे बैक क्वेश्चन? दूसरा, चलो दूसरा करते हैं पहले। चलो दूसरा होमवर्क में लिखो आप, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर, पहले बुक का ही कर लेते हैं, फिर अपने कल आप ले आओगे ना वो क्या बोलते हैं उसको, स्कैनर, तो कल स्कैनर के दे दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 या होमवर्क में लिखिए आप। थर्ड वाला मुझे करवा दिए जल्दी से। चलो, एग्जामिन विद रीजन अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिस्टर मानव। एक होलसेल डीलर है किसका?
अंडर इनकम टैक्स एक्ट बताना है, खर्चा अलाउ होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। हमने सारे सेक्शंस पढ़ लिए, पहला पढ़ के बताइए बच्चों, क्यों नहीं होगा। बहुत बढ़िया, दूसरा पढ़ के बताओ। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन अलाउड, कौन सा सेक्शन है। तो खुश हो रहे हैं। तीसरा बताइए बच्चों। फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ो। देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स। एक्स क्या बैंक है क्या। 43B कहां से आ रहा है आपके पास। फिर इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे तभी तो खर्चा अलाउ करोगे आप। तो क्या मिस्टर एक्स बैंक दिख रहे हैं आपको। और इंटरेस्ट क्या है, रेजिडेंट को पेमेंट हुआ है 50,000 का, विच टीडीएस आपने इस पर डिडक्ट नहीं किया। अब मुझे बताओ, टीडीएस नहीं काटोगे तो क्या करेंगे हम। अरे 70-30 देखना है ना। 70 तो अलाउ होगा, पर डिसअलाउड कितना होगा, 15,000 डिसअलाउड होगा। सेक्शन 40A1A याद है क्या। अगर यहां लिख दूं मैं नॉन रेजिडेंट, अब बताओ बेटा, अब ये डिसअलाउड है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट में कितना होता है, 100% डिसअलाउड। अगला बताओ। बुलियन है बेटा, बुलियन। बुलियन मतलब क्या होता है, रो गोल्ड। गोल्ड के दो फॉर्म होते हैं, एक तो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी, और दूसरा क्या हो गया, बिस्किट जो होते हैं, इसको बुलियन बोलते हैं, रो गोल्ड। ये जो कॉमोडिटी मार्केट्स में जो बिकता है ना, बुलियन ही बिकता है। ज्वेलरी थोड़ी बिकते हैं, कानों के झुमके थोड़ी बिकते हैं, वो तो ज्वेलरी शॉप में बिकते हैं बेटा। बताओ अलाउ है डिसअलाउड। क्यों अलाउ, क्योंकि वो कॉमोडिटी में डील करता है, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ। अगर ये डीलर नहीं होता ना तो अलाउड नहीं होता, लिखा है ना, डीलर ऑफ कॉमोडिटी। इन क्वेश्चन को घर पे जाके फिर पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है, आओ फिर खेलते हैं अलाउ डिसअलाउ वाला खेल। शेयर्स का डीलर है बच्चों, क्या पे किया, एसटीडी पे किया है, अलाउ होगा क्या। अगला पढ़ के बताओ। छोड़ो रे सेक्शन को यार, अब तो बताओ, पढ़ के बताओ, सिचुएशन पढ़ो आप। 48(3) कैश पेमेंट पे हुआ करता था, और 48(3)A क्या था, और मैंने रीजन भी किया था, लोग क्या करेंगे, पेबल करके बाद में कैश में पे कर देंगे, तो बाद में क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी। अब पढ़ो उसमें क्या बोल रहा है। वेयर ए पर्सन फॉलो द मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम एन एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 हैज बीन अलाउड एज ए अक्रूवल बेसिस, मतलब पेबल करके अलाउ कर लिया उसने। इन ए लेटर ईयर, बाद में क्या किया उसने, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर एसएससी मेक द पेमेंट 25,000 थ्रू ए क्रॉस चेक, मतलब कैश में पे हो गया। 25,000 कैन बी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 40 ऑफ पेमेंट ईयर। अभी क्या बताना है बच्चों आपको, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू ही तो है, और क्या बोल रहा है ना, इनकम बन जाएगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी। ऊपर वाले भी क्या है बेटा, ट्रू है। परमिशेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर है क्या, यस सर। अगला बताओ। सर मैं ना क्या किया मैंने, ये पहले खर्चा आपने क्या कर दिया, आपने ड्यू बेस पे अलाउ कर लिया, और बाद में ऐसे। बताओ थर्ड वाला ट्रू कैसे, मैंडेटरी है क्या। अच्छा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, आंसर हमेशा ट्रू होता है मतलब। ये बताओ।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लोमेज जो कि एम्प्लॉय है। भाई ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू चेक क्या होता है बेटा? ड्राफ्ट ना, ड्राफ्ट डीडी जिसको हम बोलते हैं, आजकल तो नहीं चलते ये। बताओ ट्रू है क्या? ज्यादा आंसर ट्रू होता है, देख लो। अगला बताओ। हाँ हाँ, तो इसने किस में किया है? ड्राफ्ट में किया है। कैश वाले डिसअलाउ होगा, तो ये बोल रहा है ना अलाउड है डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, तभी तो ट्रू बोल रहा हूँ। हाँ, मेडिक्लेम मतलब हेल्थ, वही है बेटा, मेडिक्लेम का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अगला बताओ। 35 डीडीए, ये क्या था डीडीए? अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम एलिजिबल वर्ल्ड रिटायरमेंट स्कीम टाइम रिटायरमेंट अलोन, नहीं नहीं नहीं, अलोन नहीं, 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है भाई। ज्यादा क्या, अभी पढ़, अभी तो पढ़ा है। नेक्स्ट बार बताओ। एग्जिस्टिंग एसएससी इंगेज किसमें? ट्रेडिंग एक्टिविटी। ही क्लेम द एडिशनल डेप्रिसिएशन, बात ही खत्म है। तो सारे ट्रू थे बेटा, एक ही फॉल्स था क्या? दो फॉल्स थे, लास्ट वाले और दो वाले फॉल्स। क्या ये पांचवा खुद खेल लोगे? पांचवे में खुद खेल लोगे क्या? ये कौन सा वाला है? अलाउबिलिटी वाला है भाई, अलाउ होगा नहीं अलाउ होगा, बताओ ये वाला। प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड, प्रोविजन खत्म। सारे प्रोविजन डिस्काउंट होते हैं बेटा इनकम टैक्स में। परचेज क्या आपने? ऑयल सीड कैश के अंदर फ्रॉम फार्मर, फार्मर है, किसानों को पेमेंट दे सकते हो। अगला बताओ। नॉन मॉनेटरी परचेज आपने पे किया है तो अलाउ होगा क्या? नहीं साहब। नेक्स्ट बताइए। अरे क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो भी क्या दिक्कत है? फायर इंश्योरेंस तो अलाउ होता है ना बिजनेस का, स्टॉक का इंश्योरेंस मैंने बताया था। नेक्स्ट बताओ। अलाउड है नॉट अलाउड? क्योंकि कहाँ पेमेंट किया है? क्या नहीं काटा आपने? टीडीएस काटना भूल गए। नेक्स्ट बताइए। ट्रांसपोर्टर को कितना होता है? देखिए बच्चों, ये जो अपने अभी दो तीन क्वेश्चन हमने किए ना, ऐसे ही प्रोविजन आएंगे, ऐसा पॉइंट आएगा वो आपको पता होना चाहिए अलाउ होगा या डिसअलाउड होगा, बस यही चलेगा। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, कल हम क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल और परसों कि मेन अब कैसे सोल्व करना होता है कैपिटल इसके पीजीपी क्वेश्चन, वो हमारे कल या कल और परसों में स्टार्ट करूंगा मैं। मतलब मेन बेस रखूंगा कि क्या सोचना होता है जब एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो वो सोच डेवलप कर रहा हूँ कल कल और परसों में आपकी। तो इसके अंदर आपको क्या नहीं करना, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। एक तो नहीं करेंगे आप, कौन से वाला? 10वां नहीं करोगे आप? बाकी सारे कर लीजिए आप, और ये वाला भी नहीं करोगे। तो 5 6 तो मैंने करवाई थी, दो तीन तो बचे हैं। 10th नहीं करना आपको, और एक आपको 8th नहीं करना। 10th और 8th नहीं करना, बाकी सारे क्लास में कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। कल क्लास में आते ही करवाऊंगा मैं आपको। एक बार पढ़ जरूर लेना, करो भी नहीं तो पढ़ के जरूर आना क्वेश्चंस को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है हमारा। बाय बच्चों।